और आम जनता के लिए अलग रास्ता बने। ऐसा क्यों हो रहा था कि कुछ मुट्ठी भर लोग, शक्तिशाली लोग, पैसे वाले लोग, प्रभावशाली लोग अपने परिवारों के साथ वीआईपी बनकर महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए आ रहे थे। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, उनके लिए सारी सड़कें खुली हुई थी, उनके लिए हर दरवाजा खुल जाता था, उनकी आवभगत हो रही है। जबकि आम लोग इसी दौरान न जाने कई कई किलोमीटर पैदल चलकर संघर्ष करते हुए, भीड़ में धक्के खाते हुए संगम के घाटों पर किसी तरह हांफते हुए पहुंच रहे हैं, भूखे प्यासे। कड़वा सच ये है कि हमारे देश में प्रमुख रूप से अब दो ही जातियां बची हैं। एक जाति आम लोगों की है जो कि इस देश की सबसे बड़ी जाति है, और दूसरी जाति है वीआईपी जो इस देश की सबसे छोटी जाति है। लेकिन इस सबसे छोटी जाति के लोग ही इस देश पर शासन करते हैं। आम लोग और वीआईपी, ये दो ही जातियां हैं, और आप चेक कर लीजिए कि आप इनमें से किस जाति के। इस समय रात 9 बजे जब मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूं, इस समय भारत की कुल आबादी है 145 करोड़ 84 लाख 75,300। ये भारत की कुल आबादी है इस समय की, लेटेस्ट आंकड़े आपको दे रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुमान है कि इनमें पूरे देश में वीआईपीओ की संख्या लगभग 10 लाख है। तो हमारे देश में लगभग 10 लाख वीआईपी है और आम जनता है 145 करोड़ 84 लाख 75,300। और इन 10 लाख वीआईपीओ में पूर्व और मौजूदा मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसर हैं, मौजूदा वरिष्ठ अधिकारी हैं, पूर्व और मौजूदा जज हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कलाकार हैं, क्रिकेटर्स हैं, खिलाड़ी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हैं, बड़े बड़े अमीर लोग जिनके पास पैसा है वो सब इसमें शामिल हैं। सबको अगर मिला लें तो लगभग 10 लाख की संख्या इनकी होगी। इनकी संख्या पूरे देश में अगर सीधे जाएं तो 9,85,000 है, जिन्हें अगर आप राउंड फिगर में कर लें तो 10 लाख आप मान सकते हैं। अगर हम भारत की कुल आबादी में से इन 10 लाख लोगों को हटा दें तो हमारे देश में आम लोगों की आबादी 145 करोड़ 74 लाख 75,300 हो जाएगी और वीआईपी लोगों की आबादी 10 लाख होगी। तो इन दो जातियों में जो लोग हैं उनकी संख्या जान लीजिए। एक जाति जो सबसे उच्च जाति है वीआईपी जाति, उसमें 10 लाख लोग हैं, और दूसरी जाति जो निचली जाति है जिसमें आम लोग हैं उसमें है 145 करोड़ लोग। लेकिन इन 145 करोड़ लोगों के ऊपर ये 10 लाख लोगों का शासन चलता है। इस सब के बावजूद देश में कहीं भी कोई भी आयोजन होता है, कोई क्रिकेट मैच होगा, कोई कॉन्सर्ट होगा, कोई पूजा पाठ होगी, हर जगह मंदिर हो, कोई और जगह हो, पूरी व्यवस्था आम लोगों के हिसाब से नहीं बल्कि वीआईपी लोगों के हिसाब से बनाई जाती है। जबकि सरकारें वीआईपी लोगों के वोट से नहीं बल्कि इन्हीं आम लोगों के वोट से चुनकर आती हैं। हमारे लोकतंत्र और संविधान में कहीं भी वीआईपी या वीआईपी कल्चर का उल्लेख नहीं। कहीं भी संविधान में यह नहीं लिखा कि वीआईपी के लिए पहले अलग रास्ता छोड़ना पड़ेगा इस देश की आम जनता को। आम जनता की जरा तस्वीर में एक बार आपको फिर से दिखाता हूं। वो जरा जनता देखिए जो 10-10 किलोमीटर भूखे प्यासे चलकर आती है, संघर्षों के साथ आती है, और इसी जनता के वोट से ये वीआईपी बनते हैं। हमारा संविधान सभी 145 करोड़ लोगों को समान मानता है, बराबर मानता है, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकारें हर आयोजन की व्यवस्था को आम जनता और वीआईपी में बांट कर रखती है। उदाहरण के लिए महाकुंभ में जब मेला क्षेत्र को विकसित किया गया तब वहां 3 प्रकार की सड़कें बनाई गई। इनमें काली सड़क और त्रिवेणी सड़क आम जनता के लिए बनाई गई और लाल सड़क अलग से वीवीआईपी मूवमेंट के लिए बनाई गई, जहां से बड़े बड़े और प्रभावशाली लोग पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं और ये मार्ग आपातकालीन वाहनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आम जनता के लिए अलग रास्ता है और वीआईपी के लिए अलग रास्ता है। वर्ष 1981 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कालिया। इस फिल्म में एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये आपने भी सुना होगा। और ये जो वीआईपी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो कि आप नहीं है।
आप वीआईपी नहीं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत मुट्ठी भर लोग होते हैं, और आपको रोक दिया जाएगा ताकि ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन पहले जा सके। ये यही सोचते हैं कि सारी व्यवस्था इनके हिसाब से होनी चाहिए, और हमारी सरकारें भी बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। लेकिन अब महाकुंभ में जो दुर्घटना घटी जिसमें 30 लोगों की जान चली गई, उसके बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे देश में ये वीआईपी कल्चर खत्म नहीं हो जाना चाहिए? ये आज भी क्यों चल रहा है? वीआईपी कल्चर क्या होता है वो आप इस वीडियो से और अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये वीडियो महाकुंभ में भगदड़ से कुछ घंटे पहले 28 जनवरी की रात को एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। जिस वक्त महाकुंभ के अलग अलग घाटों पर 4 से 5 करोड़ लोग संघर्ष कर रहे थे, धक्के खा रहे थे, अपनी जान पर खेलकर किसी तरह स्नान करना चाहते थे, उस समय ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महाकुंभ के एक वीआईपी घाट पर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मौनी और अमावस्या पर पवित्र स्नान करने की योजना बना रही थी, और आम जनता पर तंज कसते हुए कह रही थी कि महाकुंभ में तो कोई भीड़ नजर आ ही नहीं रही। तो वीआईपी लोगों के लिए अलग घाट है जहां सारी सुख सुविधाएं हैं, वहां कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, वहां पर आपके सिक्योरिटी गार्ड्स भी जा सकते हैं, आप भी आराम से बैठकर वहां पर वीडियो बना सकते हैं। हमारी इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कोई शिकायत नहीं है, हम इनकी आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो हमने उनका लिया है, उस वीडियो का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि आपको ये दिखा सकें कि वीआईपी घाट जो है वो खाली पड़े। इतनी बड़ी बड़ी जो जगहें, इतने बड़े बड़े घाटों को खाली छोड़ दिया गया था क्योंकि यहाँ पर वीआईपी है। अगर इन घाटों पर भी आम जनता को स्नान करने दिया जाता तो आप सोचिए कितनी सुविधा हो जाती आम जनता को, आम श्रद्धालुओं। लेकिन वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं थे। मुगलों के जमाने में शहंशाह हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, रानियां हुआ करती थी और उनकी प्रजा होती थी। अंग्रेजों के जमाने में किंग होते थे, लॉर्ड्स होते थे, और हमारे देश के लोग उनके गुलाम होते थे। आज भारत एक आजाद देश है। हमारे यहाँ आज 2 ही जातियां हैं, 2 ही वर्ग, एक है वीआईपी और दूसरा है आम जनता। और अब राजा और रानियों की जगह ये वीआईपी आ गए, और इस पूरे देश में ये जो 10 लाख वीआईपी हैं, एक तरीके से इनका शासन है। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहां पर इनके लिए अलग व्यवस्था होगी, आपको लाइन में लगना पड़ेगा कई कई घंटों तक, लेकिन ये तुरंत कुछ ही मिनटों में दर्शन कर सकते हैं। आपको हो सकता है भगवान के सामने कुछ सेकंड के लिए ही दर्शन करवाए जाएं, लेकिन ये कई कई मिनट या उससे भी ज्यादा खड़े होकर आराम से दर्शन कर सकते हैं। और भी कोई आयोजन होगा हमारे देश में, कोई मैच होगा हमारे देश में, और कोई आयोजन होगा, सब जगह इनके लिए अलग लाइन होती है, अलग सड़क होती है, इनकी अलग पायलट कार होती है। अब आप ये देखिए कि सरकार ने और कौन कौन से बदलाव किए हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव तो मैंने आपको बता दिया कि अब महाकुंभ से वीआईपी समाप्त हो जाएंगे, वीआईपी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और हम आज ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ महाकुंभ नहीं, पूरे देश से ही ये वीआईपी की व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए। इस देश में ना कोई वीआईपी है ना कोई वीवीआईपी है, सभी एक जैसे होने चाहिए। तो प्रशासन ने कल जो दुर्घटना हुई है उससे कुछ सबक सीखे। तो पहला सबक तो अच्छा जो है वो यही है कि अब वीआईपी के लिए जो अलग व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। प्रशासन ने महाकुंभ के मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया। महाकुंभ का मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें अब तक किसी भी वाहन को आने की अनुमति अब नहीं होगी। अब चाहे कोई वीआईपी है, कोई वीवीआईपी है, कोई भी है, अब आपकी गाड़ी मेला क्षेत्र में नहीं जाएगी। इसे नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इसलिए हमारे जो दर्शक अब जाना चाह रहे हैं वहां पर, वो इस बात को ध्यान रखें कि अगर वो अपनी गाड़ी से भी जा रहे हैं या एयरपोर्ट से भी, रेलवे स्टेशन से भी अगर वो कार लेकर जा रहे हैं, कोई गाड़ी किराए पर भी लेकर जा रहे हैं, तो वो गाड़ी अब मेला क्षेत्र में नहीं जा पाएगी। दूसरा, पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए 1 वे यानी एक तरफा मार्ग की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। अब एक तरफ का मार्ग होगा, 1 वे ट्रैफिक होगा उसमें। ये नहीं होगा कि इधर से भी लोग जा रहे हैं और सामने से भी आ रहे हैं। तीसरा, प्रयागराज में पड़ोसी जिलों से आने वाली बसों, गाड़ियों और दूसरे वाहनों को
अब बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, रोका जा रहा है। और इसलिए जो लोग आने वाले दिनों में अपनी गाड़ियों या बसों से महाकुंभ आने वाले हैं, उन्हें आज की रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें उन जिलों की हैं जिनकी सीमाएं प्रयागराज जिले से लगती हैं, यानी जो पड़ोसी जिले हैं प्रयागराज के। और ऐसा बताया जा रहा है कि अब भी इन जिलों में पुलिस ने 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों को रोका हुआ है, और अनुमान है कि कुल मिलाकर 6 लाख लोग इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। इनमें वाराणसी से प्रयागराज आने वाले सड़क मार्ग पर 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, 20 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम। तो शामली में 50,000 गाड़ियां फंसी हुई थी, और जौनपुर, प्रतापगढ़ और रीवा में भी प्रयागराज की तरफ जाने वाले हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई थी। और अब भी जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, उस समय प्रयागराज जाने वाली सभी सड़कों पर भयंकर ट्रैफिक जैम है, और प्रशासन ने कहा है कि वो 4 फरवरी तक प्रयागराज में गाड़ियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। अगर आप 4 फरवरी से पहले अपनी गाड़ी या बस से प्रयागराज जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी प्रयागराज में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। 3 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में तीसरा और आखिरी अमृत स्नान होना है, और तब तक प्रयागराज जाने वाले सभी सड़क मार्गों पर इसी तरह का ट्रैफिक जैम रहेगा। इसलिए अगर आप इस दौरान महाकुंभ जाना चाहते हैं, तो आपको इस ट्रैफिक जैम के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप 15 फरवरी से 26 फरवरी के बीच सड़क से प्रयागराज जाते हैं, तो यह आपके लिए सबसे उपयुक्त, सबसे सही समय होगा, क्योंकि तब तक माघ मास का स्नान भी 12 फरवरी को समाप्त हो चुका होगा, और महाकुंभ में उस समय ज्यादा भीड़ नहीं होगी, और पुलिस भी गाड़ियों को प्रयागराज की सीमा पर नहीं रोकेगी। सड़क के अलावा 4 फरवरी तक ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ होगी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रयागराज की ट्रेनों में इस समय कितनी जबरदस्त भीड़ है, और इनमें पैर रखने की भी जगह नहीं। भारतीय रेल का कहना है कि कल पूरी रात उसने 364 ट्रेन चलाकर 12 लाख श्रद्धालुओं को प्रयागराज से अलग अलग राज्यों में पहुंचाया है, लेकिन इसके बावजूद ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हुई। इसलिए 4 फरवरी तक आपको इंतजार करना चाहिए, और 4 फरवरी के बाद ही आप सड़क या ट्रेन से प्रयागराज आने के बारे में सोचिए। दूसरा, अब अगर आप महाकुंभ आते हैं, तो आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ समय के लिए प्रयागराज में किसी भी गाड़ी या बस को मेला क्षेत्र के पास नहीं जाने दिया जाएगा।